12 वर्किंग है। ओके। कर भी माइक भी बंद।
नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज। नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज। आज इस वेबिनार के माध्यम से जीना सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से आपको श्वास रोगों के विषय में कुछ विशेष आपके प्रश्न लूंगा और कुछ विशेष परहेज बताऊंगा कि कैसे आप श्वास रोगों से बच सकते हैं, कैसे अपने श्वास रोगों को ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे श्वास के रोग यापे बन जाते हैं जिनको पंप लेना पड़ता है, जिनको कुछ औषधियां लेनी पड़ती हैं। उन औषधियों को भी हम टेपर डाउन कर सकते हैं कि विशेष स्टेरॉइड ना लेकर कोई आयुर्वेदिक काढ़ा लेकर हम अपने श्वसन तंत्र को स्वस्थ रख पाते हैं। और वैसे ही हम अ, अपने भोजन में बदलाव कर कर भी जो कफ आदि के रोग होते हैं उनको भी शमन कर सकते हैं। तो अभी जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है तो वो हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करने के बाद हमारी टीम आपको अलाउ टू टॉक करेगी और आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ईशांत जी अभी हैंड रेज किए हैं, तो आप अपना प्रश्न पूछिए ईशांत जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं ईशांत जी? सर मैं फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। सर मेरे को 3-4 साल से दिक्कत चल रही है खांसी की। मेरी खांसी रुकती नहीं है और सुबह के वक्त तो इतनी होती कि म्यूकस निकलता ही रहता है। ठीक है। अब वो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, पता नहीं क्या है। टेस्ट सारे हो चुके हैं बट कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी कफ रुकती नहीं है। सिर्फ खांसी का ही सिम्टम है, कोई और अन्य रोग नहीं है? सिर्फ खांसी है, मतलब कफ निकलती रहती है। उसके कारणवश मेरे को फिर कुछ दिन बाद बुखार हो जाता है। जैसे क्या चेस्ट कंजेशन हो ज्यादा हो जाती है, बुखार हो जाता है उससे। क्या आपका सीआरपी प्रोटीन भी बढ़ा रहता है? हाँ जी सर, अभी कुछ टाइम पहले सार्कोइडोसिस डायग्नोस हुआ था, अच्छा। 4 महीने आप किस पहले। कार्य करते हैं? मैं सर अभी फिलहाल तो 2 साल से कुछ नहीं कर पा रहा इसके चक्कर में, क्योंकि खांसी इतनी होती है कुछ कर ही नहीं पा रहा। पहले जॉब करता था सर। ठीक है। पारिवारिक हिस्ट्री कोई फेफड़े से रिलेटेड तो नहीं है? दादा और दादी को था। वो भी यहीं आपके लोकल रहने वाले थे, फरीदाबाद के ही? हाँ जी, वो मतलब पहले पाकिस्तान से थे, फिर यहाँ पार्टीशन के बाद यहाँ पे थे। ठीक है। खान पान आपका स्वस्थ रहता है? बाहर का खाना है, कुछ ऐसा खाना तो नहीं खाते, फास्ट फूड ज्यादा? बिल्कुल नहीं सर, मतलब महीनों में अगर एक आध बार हुआ तो हुआ। कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है आपकी? कभी नहीं सर। ठीक है। ईशान जी, अभी फेफड़ों को मजबूत करना है तो उस पर हम काम करें। फेफड़ों को मजबूत करने का मतलब ये है, पहले तो जो आपको सिम्टम है कफिंग का, उसको हम रिड्यूस करें। उसके लिए हमें वासे का प्रयोग करना है, एडाटोडा वासिका, काला वासा। इसकी भस्म हमें शहद के साथ लेनी है। एक तो ये प्रयोग करना। दूसरा, आप कुछ छाती पर लेप लगाए जाते हैं, चेस्ट लेप लगाए जाते हैं, जो रिपीट आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, कफिंग हो रही है, उसमें कुछ राहत देने के लिए। बाकी आपकी औषधियां चलेंगी कुछ, जो कि परहेज भी आपको साथ में करने पड़ेंगे। और औषधियों के साथ में आप कुछ समय तक रहेंगे, कुछ समय के बाद में औषधियां भी आपकी बंद हो जाएंगी। सर्वप्रथम तो आपको नियर बाय हमारा सेंटर पड़ेगा फरीदाबाद में, वहां एक बार जाकर विजिट कीजिए। पूरा आपका प्रॉपर फाइल टीम एक बार चेक कर ले और वो हमें एक बार शेयर करके देन हम एक वीडियो कॉल के माध्यम से फिर कनेक्ट होते हैं। ठीक है सर, बट सर मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा कि मतलब 3-4 साल से मेरी इतनी, मतलब म्यूकस बनता कैसे है। जी। मतलब सुबह से शाम हो जाती है मेरे को निकालते निकालते, फिर थोड़ा थोड़ा जब रात होने लगती है फिर वो जब शांत होता है। अब एक शरीर में एसिड बनता है, वो बनता कैसे है? नॉर्मली बनता है सभी को। अब उसकी मात्रा अत्यधिक हो जाए तो उसे हम हाइपर एसिडिटी बोल देते हैं कि ज्यादा बन रहा है। वैसे ही म्यूकस अगर आपको बन रहा है तो कहीं ना कहीं वहां आपको इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, और कुछ एलर्जिक रिएक्शन फील कर रहा है, और शरीर स्वयं म्यूकस पैदा कर रहा है कि इसको ठीक किया जाए। अब एक्सेस में वो बनने लग जाए तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें औषधियां भी देनी पड़ती हैं। और आपने कहा कि कारण क्या है? कारण कोई खाद्य पदार्थ भी हो सकता है कि हम भोजन कुछ ले रहे हैं, कोई दुग्ध आदि हम ले रहे हैं, दूध कफ कारक है, लस्सी कफ कारक है, या कोई सर डेयरी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं वो कफ कारक है, या कोई हमारे अन्य भोजन खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसा हम ले रहे हैं जो कि कफ कारक है, तो उन चीजों का परहेज आपको करना पड़ेगा। हम एक डेढ़ विशेष साल से डाइट।
डेढ़ हाँ साल जी। से ऊपर हो गया, मैंने कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज किया। जी। और मेरा भी, मैंने 4 महीने पहले, अब 4-5 महीने पहले एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, बट कोई आराम नहीं है। मैं नाम भी ले सकता हूँ, बट बहुत बड़ा ब्रांड है वो भी। जी। बट 4-5 महीने हो गए हैं, परहेज पूरा है। 1.5 साल से कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बट फिर भी आराम तो है ही नहीं, जीरो। ठीक है। देखो, सर्वप्रथम तो हम किसी भी पैथी या पद्धति के विषय में तो नहीं कहेंगे। आपको सिम्टोमेटिकली आराम नहीं आया, और जितना आपको पहले फीवर आ रहा था, आपको म्यूकस आ रहा था, जितनी आपको प्रॉब्लम्स थी, उतना ही आपको बना रहा। अब दो श्रेणी होती है रोग की, एक्यूट और क्रोनिक। जब प्रारंभिक अवस्था में हम आयुर्वेदा प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन हम एलोपैथी आदि के जब आपने कोई औषधियां प्रयोग की, स्टीरोइड आदि प्रयोग किया, तो थोड़ा समय लग जाता है। उस समय को कम करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप पंचकर्मा करवाएं। पंचकर्मा में आपको सबसे उत्तम जो रहेगा कफ के लिए, वमन रहेगा। वमन अगर आप एक बार करवाते हैं तो आपको रिजल्ट 1 सप्ताह में ही फील हो जाएगा। वमन कर्म तो ये आपके फिर लोकल सेंटर में हो जाएगा? लोकल सेंटर में हो जाएगा। और वमन कर्म के लिए पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये पूर्ण फॉलो करना है। डायरेक्ट वमन नहीं करवाना है। कुछ मेडिकेटेड औषधियां आपको पहले दी जाती हैं कि भोजन में ये लेनी है, उसके बाद में आपको वमन के वेग लगाए जाते हैं। तत्पश्चात आपको पश्चात क्रम में कुछ आहार की चिकित्सा, कि आपको मंडपय विलेपी यवागु, बिल्कुल पहले लिक्विड देना है, कुछ सॉलिड करना है, फिर कुछ और सॉलिड करना है। इस विधि से आपका आहार निर्धारित किया जाता है। ये पूर्ण वमन कर्म का पूर्ण प्रोसेस आपको लेना है। ठीक है सर, तो ये कितने टाइम का होगा प्रोसेस? ये प्रोसेस कम से कम, अभी अगर आपको हम स्नेह खिलाते हैं, आपकी बॉडी 3 दिन में, 5 दिन में पूर्ण रूप से स्नेह लिप्त हो जाती है, आंतरिक और बाहरी है। तो हम 5 दिन या 7 दिन के बाद में वमन का प्रधान कर्म करके फिर पश्चात कर्म आपका 4 से 5 दिन का रख सकते हैं। ठीक है सर। इसमें कोई एडमिशन की नीड नहीं है। जिस दिन आपका वमन होता है उस दिन आपको वहीं इवनिंग तक रहना होता है, कि आपको वेग तो नहीं आ रहा है कोई। ठीक है सर। ओके सर। मैं आप एक बार अपना आपके नंबर यहाँ, शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके पूर्ण उसके रिगार्डिंग गाइड भी कर देगी, सर और मैंने जो एक उसका बार चार्ज। पहले भी आपका सेमिनार, मतलब ये वेबिनार लिया था, मैंने जी। नंबर भी शेयर किया था, बट आज तक कोई कॉल नहीं आया कभी। मैं कोई एक बार कॉल नहीं दोबारा है। शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं आज ही चेक करवा लेता हूँ और आज आपको कॉल करवाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, वीना अरोड़ा जी। सरिक्यू अंसारी जी। श्वास रोगों में हमें मुख्यतः दुग्ध का पान नहीं करना चाहिए। और श्वास रोग अगर पुराना हो गया है तो उन व्यक्तियों को अपने वातावरण में नमी, सीलन, ऐसी चीजों से भी बचना चाहिए। अब सीलन से डायरेक्ट तो कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन सीलन से आपके चेस्ट इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रदूषण हाँ से तो बचना ही बचना है। नेक्स्ट, कौन बात कर रहे हैं? सागर वीना कुमार। अरोड़ा जी। सागर कुमार जी, जी बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न सर है मैं आपका? उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरे को कफिंग का प्रॉब्लम बहुत टाइम से था। लाइक हाँ जी। मतलब राइट नॉस्ट्रिल मेरा ब्लॉक रहता था, तो मैंने पहले काफ़ी होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले लिए, बीच बीच में लिए हैं, फिर ड्रॉप भी किए हैं। और मुझे कोरोना के बाद थोड़ा दिक्कत आया, 2022 में 23 में क्या दिक्कत है। दिक्कत आया? हाँ, राइट नॉस्ट्रिल कभी कभी रात में ऐसा लगा कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इस तरह से लगता था। तो ठीक है। 2024 में सर मैंने ना फिर वो पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखलाया, चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखलाया। हाँ एंड जी। ने मेडिसिन दी। अभी आप जो एक वर्ड बोल रहे थे, कौन सा, जो क्या वो स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, तो इस तरह से दिया उन्होंने। नेबुलाइजर हाँ जी। दिया, स्टेरॉइड भी दिया था उन्होंने। तो स्टेरॉइड तो मैंने ज़्यादा लिया नहीं, ठीक। और राहत मिला सर मुझे। इसके बाद मैं बैंगलोर भी गया था, तो उस समय पंचकर्मा भी लिया, नस्या वगैरह लिया। नस्या से मुझे बहुत रिलीफ मिला सर। जी। हाँ, और अनु तेल भी डालता हूँ, लेकिन मुझे कंप्लीट रिलैक्सेशन चाहिए। कंप्लीट वो बाहर राइट नॉस्ट्रिल ओपन रहे। तो क्या सर, इसका क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसके लिए? ये जो आपका नासारंध्र बंद रहता है, ये रात्रि में ही बंद होता है या किसी भी टाइम बंद हो जाता है?
रात के टाइम बंद होता है सर, और कफ भी निकलती है सर मुझे। रात में हल्का बंद होता है, मतलब हल्का ब्लॉक है, दिन में भी हल्का ब्लॉक रहता है सर, राइट दिन वाला। में भी हल्का ब्लॉक ब्लॉक रहता है। मुझे सर किसी ने बोला था नेजल पॉलिप भी है सर ऐसा। नेजल पॉलिप की बहुत जांच पहले। करवाई गई है? नहीं सर, नेजल पॉलिप का तो मैंने बस होम्योपैथिक मेडिसिन लिया था सर। तो ये कंफर्मेटिव कैसे हुआ कि आपको नेजल पॉलिप है? सर उन्होंने एक्सरे वगैरह और कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स बोली थी करने के लिए, तो उससे वो निकल के आया था सर, राइट नॉस्ट्रल पे। और मैं भी अपनी फिंगर से टच करके फील करता हूँ राइट को और लेफ्ट को ना, तो मुझे महसूस होता है कि राइट साइड में हल्का सा थोड़ा सा ब्लॉक रहता है सर। लेफ्ट पूरा ओपन है मेरा। देखो, इसके लिए अगर पॉलिप है तो पॉलिप के लिए तो एक बार आपको सर्जन से भी मिलना चाहिए कि सेफ साइज ज्यादा तो ना बड़ा हुआ हो, कोई इमरजेंसी कंडीशन ना है। और दूसरा, अगर पॉलिप की प्रारंभिक अवस्था है तो जल नेति से और सूत्र नेति से इसको खत्म किया जा सकता है। काफी सारे प्रमाणित ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें अच्छा रिजल्ट आता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ लेने के लिए आप सादे पानी में हल्का सा नमक 2 चुटकी या 4 चुटकी डालकर साथ में थोड़ा भीमसेन कपूर डाल के उसका स्टीम लीजिए, जिससे कि आपके नासा रंध्रों की जो ब्लॉकेज है वो भी दूर होगी और जो कफ बन रहा है कफ भी बाहर निकल के आएगा। और साथ में वासा का कोई भी एक सिरप ले सकते हैं, या वासा के आपको पत्ते मिल जाए। अडाटोडा वासी का एक प्लांट होता है, आपके यहाँ से पंसारी से भी मिल जाता है। इसके 3 से 4 पत्ते आप उबाल के लीजिए, छान के लीजिए, आधा आधा कप सुबह शाम। ये भी चेस्ट इन्फेक्शन को दूर कर देता है। किसी को निमोनिया है, किसी को अस्थमा है, या किसी को श्वास से रिलेटेड इश्यूज है, तो बाफे का बहुत अच्छा रोल होता है, ये भी नहीं, आपके लिए जैसे होता मैंने चेस्ट एक्सरे कराया था बीच में, है। हाँ जी। तो मुझे ब्रोंकाइटिस लिखा गया था उसमें। ब्रोंकाइटिस आया था सर साथ में। ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के लिए तो विशेष औषधियां भी आयुर्वेदिक की चलानी पड़ती हैं। और आप अपना एक तो नंबर हमें चैट बॉक्स में शेयर करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और एक जी हमारा सर। निर्धारित जो नंबर दिया गया है वो भी चैट बॉक्स में अभी डाल दिया जाएगा। उस जी नंबर सर। पे आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। ये रिपोर्ट शेयर करने के बाद हमारी टीम आपको पूर्ण आहार में क्या क्या बदलाव करना है, थेरेपीज क्या क्या ले सकते हैं घर पे, वो पूर्ण चिकित्सा पत्र आपको बना के शेयर कर दिया जाएगा। जी सर। एक बार सभी जांचें आप शेयर कर दीजिए। जी सर, मैंने किया है। और सर मुझे एक चीज पूछना था ना, कि ये हाँ आपके जी। उत्तराखंड में भी सेंटर्स हैं क्या सर? उत्तराखंड में भी हमारे सेंटर्स हैं, पूरी लोकेशंस आपको शेयर कर दी जाएगी कहाँ कहाँ है। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। मनीषा मनीष पटेल जी हैं। रिच क्राउड पवन सिंह जी हैं। और नीचे से कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका चैट बॉक्स में अभी प्रश्न आए हैं, उनको नमस्ते। आप कर दीजिए। जी मनीषा जी बताएं। नमस्ते सर, नमस्ते। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं मनीषा जी? मैं यूएसए एंड नॉर्थ कैरोलिना से बात कर रही हूँ। जी जी मैडम, अ, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मुझे कोई श्वास की तकलीफ नहीं है नवनीत भाई, लेकिन मुझे ना बस जनरली कुछ क्वेश्चन करने थे। अगर जी आप बताएं। अलाउ करते हैं तो मैं ये जनरल क्वेश्चन है तो जी जी पूछ वो- सकते हैं। हाँ। तो मेरे ना जब भी मैं सुबह में जूस बनाते हैं ना, बीट का, कैरेट का, एप्पल का, तो जो उसमें उसके ऊपर जो जो झाग आता है ना, उसको फिन झाग आता है, वो झाग निकाल देना है या रख वो उसके साथ हम लोग पी सकते हैं? झाग निकाल देना है या उसके साथ पी सकते हैं? उसके साथ पी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता उस झाग का। झाग का कोई इश्यू नहीं होता। जी ओह नहीं। थैंक यू। फिर हम लोग जो अनाज हम लोग पकाते हैं, लाइक चना है, फिर राजमा है, जी तो बीन्स है, तो जो भी हम लोग ये कठोर जो होल है, उसको हम लोग 8 घंटे पकाना होता है, उस 8 घंटे उसको भिगोना होता है। हाँ जी। और आधी दाल होती है, उसको 4 घंटे होता है। एम जी आई राइट? जी मैम। तो फिर जो उसका पानी होता है, जो होल वाला है, जो मैंने उसको भिगो के रखा है, तो वो जब मैं स्टीम करने के लिए रखती हूँ, तो वो पानी मुझे निकाल देना है कि वही पानी से मैं उसको स्टीम करने रख दूँ? पानी वैसे बदल देना चाहिए, आपको दूसरा चेंज कर देना चाहिए। होल लेकिन के कुछ लिए। व्यक्ति कुछ डिश में जायका लाने के लिए उसे रखते हैं,
लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि आज के समय जितना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या कोई प्रिजर्वेटिव यूज होता है, उसके अनुसार आप जल को बदल लें तो अच्छा है। अगर आधी दाल है तो भी जी आधी दाल को भी मैं बदल दूं? ओके। कोई कच्चा बोल रहा है कि लाइक न्यूट्रिशन निकल जाएगा अगर आप बदल देंगे तो इसकी नहीं, वजह से। ऐसा ऐसा कोई प्रमाणित या निर्धारित कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आपका कोई न्यूट्रिशन डायरेक्ट निकल रहा है। थैंक यू। और ना, वही वही कि हम लोग उसको स्टीम करके रखते हैं तो वही उस पे भी झाग आता है, वो झाग निकाल देना है कि उसका झाग निकाल देना है। निकाल देना है? जी थैंक यू। और ना मुझे एक तीसरा क्वेश्चन ये था कि ऑयल है, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो यहाँ पे तो मॉनसून जैसा होता नहीं है, यहाँ पे तो मॉनसून पूरा साल मॉनसून रहता है यहाँ पे तो यहाँ पे गर्मियाँ पड़ती है और ठंडी यहाँ पे गर्मी और ठंडी पड़ती है। तो अगर मैं गर्मी में नारियल का तेल यूज करूँ और विंटर में अगर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करूँ तो अच्छा रहता है यहाँ पे भी? जी, बहुत अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता उचित होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, कोई अडल्ट्रेंस मिलावट नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। और मुझे चौथा क्वेश्चन ये था कि जो राइस है, तो राइस को भी हम लोग भिगो के मैं एक बार उसको धो लेती हूँ, फिर उसको पानी पानी उसमें भर के फिर वही पानी से मैं पकाती हूँ, तो ये बराबर कर रही हूँ? जी, पानी, चावल का पानी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो मंड हाँ। उसमें गुण आ जाते हैं, वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन है, थैंक यू नवनीत भाई फॉर माय ऑल जी क्वेश्चन। मुझे ना गैस बहुत होती रहती है, लाइक आफ्टर आफ्टर ईटिंग। और ना मैं वीगन ही हूँ, तो मैं बस तो अगर गैस्ट्राइटिस है तो मैडम आपको हम एक बीआईपी डाइट का पूरा प्रॉपर चार्ट सेंड करवा देते हैं। आप नंबर हमें चैट बॉक्स में शेयर करें, उसमें हाँ। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद रखने होंगे, कोई गेहूं नहीं लेना, फ्रूट्स सैलेड जितना वेट है मल्टीप्लाई 10 इतने ग्राम्स रहेगा, सैलेड जितना वेट है मल्टीप्लाई 5 इतने ग्राम्स रहेगा। ये प्रॉपर डाइट एक निर्धारित हो जाता है, एक शेड्यूल रहता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग रहती है कि इतने समय से इतने समय तक आपको भोजन करना है और इतने समय नहीं करना है। तो ये भोजन जब आप लेते हैं तो गैस्ट्रिक का इश्यू नहीं रहता। गैस्ट्रिक तभी होता है जिस व्यक्ति को जब कहीं ना कहीं कब्ज हो, अनडाइजेशन हो। ओके जी, थैंक यू नवनीत भाई। मैं जी मेरा थैंक नंबर ओके। बॉस पे नेक्स्ट शेयर कर। कॉलर ले लीजिए, वीना अरोड़ा जी। वीना अरोड़ा जी, मीना जी हैं, पीके मीना हाँ जी। जी, हाँ जी, पीके मीना बोल रहा हूँ। जी पीके मीना जी, कहाँ से बात सर कर रहे मेरे हैं? को लास्ट 10 से 12 साल से ब्रोंकाइल अस्थमा है, उसके चलते मैं डेली रूटीन में इनहेलर भी ले रहा हूँ, स्टेरॉइड भी ले रहा हूँ। जैसे मौसम चेंज होता है प्रॉब्लम होती है, ठंड में होती है, 10-15 फुट चलने के बाद एकदम सांस फूलने लग जाती है। ठीक है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया है, अभी तो एलोपैथी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल हाइड्रो पावर JNK से बोल रहा हूँ। जी और मैक्सी फ्लो जो है इनहेलर आपका, मैक्सी फ्लो सुबह और शाम को 2-2 पफ लेता हूँ, दिन में सीरो फ्लो लेता हूँ। और इन इवन सर्दी के टाइम पे स्टेरॉइड मेडिसिन IV ब्रेड भी मैंने लिया है, वाइसोलन भी लिया है, डेफ्लाजाकोड भी यूज किया है। और जी कंटिन्यू साल भर मेडिसिन चली रहती है, डॉक्सोफाइलिन लेना पड़ता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो मैंने मशीन भी घर पे रखी हुई है तो नेबुलाइज भी करना पड़ता है। तो इसके लिए कोई ऐसा सजेशन मेरे को दे दीजिए ताकि एलोपैथिक से निकल के इस बीमारी से बाहर आ सकूं मैं। जितनी आपने औषधियां बता दी, जितने आपने स्टीरोइड बता दिए, तो एकदम से तो जंजाल से निकल नहीं सकते। हालांकि सर मैं जो है बाबा रामदेव वाला कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रष्टिका, ये सुबह आधा पौना घंटा इसके लिए लगाता हूँ, ठीक है। बट ये सूक्ष्म कंप्लीटली योगा क्योरेबल करना नहीं है, मिल पा कोई रहा भी है। आपको ज्यादा योगा नहीं करना है। जी शरीर अगर अस्वस्थ है तो पूर्ण योगा नहीं करना है, अर्ध शक्ति प्राणायाम कर सकते हैं, जितना आप में शक्ति है उससे आधा। जी ज्यादा शरीर से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, जिससे फेफड़े आपके पूर्ण स्वस्थ नहीं है। तो जितना आपने स्टीरोइड बताया है, जितना औषधियां बताया, एकदम से तो कोई मिरेकल नहीं होगा। टेपर डाउन हम कर सकते हैं, स्लो डाउन हम कर सकते हैं।
कुछ चीजें आप ये बताएं, आपकी लाइफ में ये जो समस्या आई, कोई पारिवारिक तो नहीं आई या कोई पारिवारिक पारिवारिक नहीं आई है मेरे को। जैसे 40 क्रॉस किया मैंने, टनकपुर पोस्टिंग थी मेरी, वहाँ थोड़ा ह्यूमिडिटी जोन था, वहां से ऊपर हुई है बचपन में। ये फादर वगैरह बताते हैं कि बचपन में इस टाइप की प्रॉब्लम 10-11 साल तक रही थी मेरे को। जी? बचपन में 10-12 साल तक इस टाइप की प्रॉब्लम रही थी, फिर बीच हाँ में जी, एकदम नॉर्मल आ गया था, पर आफ्टर 40 एज क्रॉस होने के बाद फिर दोबारा आ गई है। ठीक है। देखो, बचपन में जो रोग था, जवानी में क्या होता है कि बचपन कमजोर होता है, जवानी फिर दृढ़ शक्ति आ जाती है, शरीर में बल उच्च कोटि का होता है, कई रोगों को हम झेल पाते हैं। फिर शरीर की जब आयु ढलती है तो तभी हमें पुनः वो रोग का आभास होता है। जैसा ही कुछ हुआ है। तो ये बीमारी उन वर्षों तक ही रही होगी, लेकिन कभी सूक्ष्म रूप से छुपी रही होगी जवानी के अंदर। लेकिन जितनी आपने औषधियां हमें गिनवा दी कि ये स्टीरोइड, ये और एक एंटीबायोटिक। सर और चीज मैं बताना चाहूंगा, किसी ने मेरे को परहेज बताया था आज से 10 साल पहले, मेरे को करीब 10-11 साल हो गए, मैं चावल, ठंडा पानी, खट्टी चीजें, खीरा, टमाटर, खट्टे फ्रूट्स, आंवला, दही, छाछ, इस टाइप के कोई भी आइटम मैं बिल्कुल भी बॉडी को टच नहीं करता, फिर भी ये बार बार ओक्यूर हो जाता है। तो आंवला खाने से भी समस्या बनती है? आंवला का जिस दिन सर आंवला अगर थोड़ा भी मैं खा लेता हूँ तो उस दिन फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। कुछ ऐसा आहार में हम, जैसे च्यवनप्राश आदि हो गया, ऐसा वो सेवन लेता आपको हूँ करना पड़ेगा जी। जो कि आपके शरीर को ताकत भी दे, आपके फेफड़ों को ताकत भी दे। हाँ और एक बार आप पूर्ण आपकी जांचें जो लेटेस्ट हैं, आपका चेस्ट एक्सरे, आपका ब्लड का जांचें, वो आप करवा लीजिए और वो एक बार हमें शेयर कर दीजिए हमारे नंबर पे। हम पूर्ण सर। आपको निर्धारित करके बताएंगे कि क्या क्या बदलाव लाना है। पेपर डाउन तो कुछ औषधियां की हम करवाएंगे कि जो औषधियां आप ले रहे हैं उन औषधियों का साल्ट कम किया जाए। अब जितने दिन से आप औषधि ले रहे हो उतने दिन के औषधियों के प्रयोग के बाद कुछ शरीर अभ्यस्त भी हो जाता है स्टीरोइड का, जो बिल्कुल पंप ठीक कह आदि रहे लेते हैं हैं व्यक्ति। जी। तो आपको एक तो बांस का मुरब्बा जरूर भोजन में अपनाना है। बांस का। फेफड़े को ताकत देता है, सभी श्वास रोगियों को मैं बता रहा हूं कि बांस का मुरब्बा बहुत ही अच्छा लाभकारी होता है। और ठीक है। दूसरा, जिसको भी कफ ज्यादा बनता है जीवन में, एक बार अस्थमिक रोगी को वमन कर्म करवा लेना चाहिए। और जनरली वमन सर कर्म कपिंग करवाने। कपिंग इतनी होती नहीं है, मॉर्निंग में जरूर थोड़ा सा कपिंग होती है, बाकी दिन में या शाम के टाइम कपिंग ऐसा होता वमन है, बीच कर्म में कभी आपको कभार। करवा लेना चाहिए। वमन कर्म से क्या होता है कि हमारे चेस्ट में, देखो जितनी आपने ये औषधियां मुझे बता दी, औषधियों के द्वारा क्या होता है, आपका शमन भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, कफ वो सुखा दिया गया होगा। तो जब तक वो इन्फेक्शन पूरा ना निकले, पूर्ण रूप से वो निष्कासित ना हो, कई बार अवरोध भी लगा देता है। उसके लिए वमन कर्म जरूर करवाएं। वमन कर्म करवाने के बाद चेस्ट रिलैक्स होती है। फिर 5 से 7 दिन का चेस्ट लेपम का एक प्रोसेस होता है जो कि आप घर में भी कर सकते हो। वो करने के बाद में कुछ औषधियां चलेंगी, कुछ आहार में बदलाव होगा। आहार में बदलाव जैसा आप परहेज बता रहे हैं वो तो उचित है। उसके साथ में हम सिर्फ आपको सैलेड्स, फ्रूट्स, जूसेस, इस टाइप की डाइट बताते हैं। और इनसे भी कईयों को इश्यू हो रहा है तो वहां हम आपको एक जल चिकित्सा भी बताते हैं। श्वास के रोगी को पानी कभी सादा नहीं पीना है। पानी में क्या पीना है? आज आप सौंफ उबाल के पीजिए। 2 लीटर पानी उबाल लिया, आधा चम्मच सौंफ उबाल लिया। आज सौंफ का पानी पूर्ण वही, कल अजवाइन का पानी, परसों धनिया, पुदीना, जीरा, अदरक, सफेदे का पत्ता। जी सफेदे का पत्ता इंस्टेंट, किसी को चेस्ट में कंजेशन हुआ है, अस्थमैटिक अटैक आया है, कोई औषधि नहीं है, कोई पंप नहीं है, सफेदा इतना लाभकारी है कि 2-4 छोटे अगर सफेदे के पत्तों को हम उबाल के पिला दें तो वो चेस्ट कंजेशन को भी खोल देता है। लेकिन हमें क्या करना है कि 3 से 5 ग्राम सफेदे का पत्ता 2 से 2.5 लीटर पानी में उबाल लेना। पूर्ण दिवस के अंदर जितना पानी पीना है वही पीना है। जी। सौंफ, अजवाइन, धनिया, पुदीना, जीरा, अदरक, तुलसी, अलग अलग दिन अलग अलग चीज आपको लेनी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, स्वयं आप बताएंगे कि वैद्य जी मुझे सौंफ से बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, किसी को पुदीने से बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अब ये सिद्धांत क्या है, आपके शरीर में 72% पानी है और जो कफ भी है वो भी एक प्रकार से जल का ही प्रारूप है, थोड़ा सा राइट। ठोस हो जाता है। तो बिल्कुल। उसके शोधन क्रम में भी ये जल चिकित्सा का काम आता है।
ये जल आपको सेवन करना है। और साथ में अगर कफिंग होती है तो कोई भी प्रारंभिक अवस्था में कोई कफ सिरप का या कोई गोली का प्रयोग ना करें। शीतोपलादी चूर्ण, ठीक है। शीतोपलादी चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं शहद के साथ। प्रारंभिक ठीक। अवस्था में जो स्टीरोइड आदि प्रयोग करने लग जाते हैं उनको शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। वमन कर्म उन्हें करवाना चाहिए। शीतोपलादी, तालीशादी, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, ये ये बड़ा लिया है अच्छा मैंने। एक नुस्खा है जो कि हम अस्थमा के रोगियों को भी देते हैं। ये तो साहब, ये देखिए मैंने मीना जी, रात। आप एक बार हमें पूर्ण आपकी जांचें भी शेयर करवाएं, पूरा आपका केस देकर जो पूर्ण अच्छा नुस्खा हम बना सकते हैं वो आपको तैयार करके हम बताते हैं। अभी मैं मेरा अभी पिछले मंथ हमारा एनुअल मेडिकल चेकअप होता है, उसमें पीएफटी भी करवाया था। मैं आपको व्हाट्सएप पे पीएफटी और अदर वो रिपोर्ट्स सारा भी एक बार आपको शेयर जांचें कर। हमें व्हाट्सअप करा दीजिए हमारे नंबर पे। कि मैं इस वाला जो जीना सीखो जिस पे ये लिंक आया है ना, इसको शाम को ऑफिस से जाने के बाद पीएफटी रिपोर्ट आपको शेयर करता जी हूँ जी मैं। जी। चेस्ट एक्सरे भी करवा दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरे में तो कुछ नहीं आता है, वो लोग बोलते हैं अस्थमा जो है एक्सरे में नहीं आता है। एक्सरे में जनरली कोई कुछ बात नहीं सर, लास्ट चेस्ट टाइम के एक्सरे भी मेडिकल करा चेकअप। दीजिए, शेयर करा दीजिए, और आपकी खून की जांचें भी शेयर करा दीजिए। ब्लड की जांच अभी रिसेंटली तो मैं अभी जब फरवरी में मेडिकल हुआ था, मैं आपको सारा भेज दूंगा जी मैं जी व्हाट्सएप पे पीडीएफ करके। जी जी जी, वो करवा दीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें वैसे अब जो ये है, जैसे मैं सारी चीजों से परहेज है, तो बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए सर ऐसा कोई आयुर्वेद, नुस्खा? आयुर्वेदा ये कहता है कि निदान परिमार्जन, निदान जो हेतु है, जो कारण है, उसको समाप्त कर दो। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कारण जल भी हो सकता है, कारण आपका, आपने कोई एलर्जिक टेस्ट करवाया है, फूड एलर्जी टेस्ट करवाया है? नहीं, अभी क्या तक पता तो नहीं आपको करा। गेहूं से एलर्जी हो? ना एलर्जी तो नहीं, खाने में भी नॉर्मली खाता हूँ मैं, नॉर्मल टेस्ट यार खाने करवाया है में भी। आपने कुछ? जी। जांचें करवाई है इसके विषय में? एलर्जी वाली जांचें नहीं हुई है, बाकी और सब जांचें हुई है। तो कई बार केस श्वास से रिलेटेड ऐसा भी मिलता है कि सालों साल ट्रीटमेंट ले लिया और अंत में कोई जांच हमने करवाई कि इसको तो गेहूं से एलर्जी है जी, गेहूं हर रोज खाता है और गेहूं खाने से एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। जनरली मैं ये जो देखता हूँ, कभी कभार हैवी डाइट तो नहीं लेते हैं, पर इन जनरल कभी कभार थोड़ा सा गरिष्ठ खाना, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच नहीं करता, इसी वजह से रात को डिनर करता हूँ, ताकि पेट भारी होता है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, दिन भर पूरा ब्रेक देता हूँ, शाम को डिनर करता हूँ। जी 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 जी, कोई बात नहीं, एक बार पूरा आपका केस समझ लेते हैं, देन आपको पूरा जो ट्रीटमेंट चार्ट रहेगा, डाइट चार्ट रहेगा, वो बताएंगे। आप नंबर शेयर करें और आपकी जांचें भी हमें शेयर करें। मेरा नंबर अभी व्हाट्सएप पर शेयर करूँ या अभी आप नोट करेंगे सर? तो हमारे इस पे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। चैट बॉक्स में नंबर डाल। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, बिंजो करकटे जी, निधि जी, मनीषा पटेल जी, मुकेश वत्स जी, किरण जी। हाँ जी जी सर, मुकेश नमस्कार। वत्स जी। सर मुझे जो है ब्रोंकाइटिस एलर्जी बता रखी है। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ठीक है। और सर बेसिकली क्या था, मुझे बचपन में निमोनिया रहा था, और हाँ जी। ठंडी गर्म चीज़ों से एसी से बाहर निकलने पे, धूप से, इससे कंटिन्यूसली छींकें आती थी, नाक टपकती थी ज़्यादा। ठीक है। और सर वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो चीज़ें नहीं रही थी। सीजन में ठंड में परेशानी होती थी, कब बन जाता था, चेस्ट में कंजेशन रहती थी, जी। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेता था, आराम हो जाता था। बट ठीक सर है। 2021 में मुझे कोविड हुआ था। हम्म। उसके बाद से सर मैं कंटिन्यू जो है रेस्पिरेटरी के डॉक्टर साहब को दिखा रहा हूँ, बदल बदल कर, बट आराम नहीं मिल रहा। अब सिचुएशन ये है कि एक एंटी एलर्जिक टैबलेट आती है स्टेरॉइड में, मोन्टेक्लास्ट और फेक्सोफेनाडाइन का कॉम्बिनेशन होता है। जी 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 वो जी। मगर जो 24 घंटे में एक बार दवाई नहीं लूंगा तो सर सांसें ऐसे होती है जैसे एक अस्थमेटिक पेशेंट होता है उसको होती है। ठीक है। एलर्जिक एयरवेज है टेस्ट मेरे हुआ है बिल्कुल आपका भी? ब्लॉक हो जाती है सर। हाँ जी सर। एलर्जिक टेस्ट हुआ है आपका भी? सर एलर्जिक टेस्ट नहीं हुआ है, बाकी एक वो होता है, वो एक मशीन में फूंक मारने वाला। तो लंग का टेस्ट होता है, आपका लंग कैपेसिटी के रिगार्डिंग होता है ये। हाँ सर, वो भी जैसा किया था। आपने हिस्ट्री मुझे बताया कि बचपन में एक सीजन बदलता था और मेरी नाक बहती थी, छींकें आती थी, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको हम नजला कह सकते हैं। नजला यूनानी का टर्म है, आयुर्वेदा में जी अतिशाय कहा जाता है। जी। अब एलोपैथी में से एलर्जी राइनाइटिस कहा जाता है।
जी एलर्जी राइनाइटिस के कुछ अस्थमेटिक ट्रिगर होते हैं, वो पोलन ग्रेन हो सकता है, एनिमल डस्ट हो सकता है, ठंडा पानी हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, इनहेंस स्टिक अगरबत्ती हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, किसी जानवर का गंध हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, जी जी वो जी मौसम से भी हो सकती है। तो जी। जब हम उस एलर्जी को स्प्रेस करना प्रारंभ कर देते हैं, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, वो एलर्जी है। हमें किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, कोई बच्चा एसी में रहता है, धूप उसने देखी नहीं, धूप से एलर्जी हो गई। फूल, जी शरीर एंटीबॉडी बनाता है, फूल के लिए एंटीबॉडी बना दी, क्या विषाक्त तो नहीं है कि मैं छीके लाऊं कि जहर को बाहर निकाल दूं। शरीर को हमने समझाया ही नहीं, लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया। तो उस एलर्जी की रिएक्शन को हम दबाते हैं, तब बड़ी बीमारियां बन जाती जी हैं। शरीर कि उन चीजों को आप स्प्रेस कर रहे हो तो बीमारी क्या बढ़ेगी, बड़ा रोग बन जाएगा। कई एलर्जी राइनाइटिस के पेशेंट, कई नजले के रोगी भविष्य में जाके अस्थमेटिक हो जाते हैं या कोई बड़े इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं। अब नजला, एलर्जी राइनाइटिस, अब ये शब्द आता कहां से है? नजले की अगर सभी सुन लेते हैं, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। नजला, भारत के अंदर नादिर शाह, मुगल जब एम्परर आए थे तो प्रथम कुछ मुगलों में ये आया, इसके साथ में कुछ हकीम लोग भी थे। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली पर राज करते और यहाँ राजधानी बनाते, तो वहां बताया गया कि यहाँ मत बनाए, यहाँ का मौसम में नमी है, भविष्य में जाके छींके आना, आंखों में लालिमा हो जाना, कंठ के अंदर अवरोध, खराश हो जाना, ये रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी चिकित्सा भी पूछी उन्होंने। तो चिकित्सा के लिए नजला रोग की चिकित्सा में बता, तो नजला रोग के लिए उन्होंने रिकमेंड किया हकीम लोगों ने, निहारी खाएं। निहारी एक मेडिकेटेड मीट होता है, खड़े मसाले का, तो वो प्रयोग करते थे। तो आयुर्वेद पद्धति ने इसे प्रतिशाय माना, तो वहां हवन यज्ञ रिकमेंड किया गया कि चेस्ट को हीट मिले और मेडिकेटेड स्मोक। अब घी भी उत्तम नहीं है और जो औषधियां यज्ञ में डाली जाती वो भी उत्तम नहीं। तो हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? पहले तो हमें बल देना है अपने श्वसन तंत्र को, और पहले हमें एलर्जी भी समझनी है कि वो नासा से प्रारंभ होनी है या स्किन से प्रारंभ हो रही है या आंखों से प्रारंभ हो रही है, किस चीज से हमें इफेक्ट आ रहा है। अब कई केसेस मुझे ऐसे मिलते हैं कि आंखों में हवा लगते ही उसे छींक आती, वैसे नाक में कोई दिक्कत नहीं, चश्मे लगा रहा है, ठीक। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति नहाकर बाहर आते हैं, हवा लगते तब उन्हें छींके आ जाती है, तब उन्हें अस्थमैटिक अटैक आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें अपनी चेस्ट को, अपने शरीर को उष्ण रखने के लिए अपने आहार में कुछ ना कुछ ऐसा आहार लेना पड़ेगा जो कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसे इम्यूनिटी के बैड इफेक्ट शो ना करें। अब इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय का सेवन आप निरंतर करें, और नासा के अंदर, नाक के अंदर, चाहे तो देसी गाय का घी, जो कि व्यक्ति कहते हैं कि ना मिले तो थोड़ा बहुत आप देसी गाय का दूध लाकर 2 kg 5 kg स्वयं निकाल लें, वो भी एक औषधीय है। और दूसरा एक औषधीय तेल आता है षडबिंदु तेल, जी ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और जितना आपने किसी ने भी स्टीरोइड का या एलोपैथी की इन औषधियों का सेवन किया है, इन औषधियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए आप डिटॉक्स करें, पंचकर्मा करवाएं। पंचकर्मा में आहार बदला जाता है आपका, और वमन और विरेचन से आपके स्टीरोइड का बैड इफेक्ट दूर हो जाता है। अब इसको दूर करके फायदा क्या होता है? अब कोई व्यक्ति जिम जाता है, जो प्रोटीन खाता है, स्टीरोइड के इंजेक्शन लगाता है, तो बाद में सफाई भी तो करता है उसकी। अब हमें रोग वश इतने स्टीरोइड खा लिए, इतने ये गलत इंजेक्शन आदि ले लिए, नेबुलाइजर ले लिया, तो उसको हम पहले उसको भी तो स्टेबल करें, नहीं तो बॉडी अभ्यस्त रहेगी, आयुर्वेदिक औषधियों के लायक बनेगी ही नहीं। एक तरफा तो आप आयुर्वेद स्टीरोइड ले रहे हो और दूसरा कह रहे हैं कि हमें कुछ औषधियां देके ठीक कर दें। ऐसा संभव नहीं है, पहले शरीर को बनाना पड़ता है। कि कोई जमीन पे आप 50 साल से डीएपी खाद डाल रहे हैं, अंग्रेजी खाद डाल रहे हैं, उसको पहले जोतेंगे, उसमें अच्छा देसी गोबर डालेंगे, जब फसल लगानी है तो उस शरीर को वैसे ही हमें जोतना पड़ेगा, पंचकर्मा से शोधन करना पड़ेगा। स्टीरोइड का ज्यादा सेवन लेने से हमारे लीवर और किडनी पे भी दुष्प्रभाव आता है। और जिन व्यक्तियों को श्वास का रोग है वो स्ट्रेस्ड जरूर है। ऐसा क्यों? हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है उसका 80% हमारा माइंड यूज करता है, दिमाग यूज करता है। अब ऑक्सीजन वहां आपका ब्रोंकाइटिस हो गया है, एल्वियोलीज में कोई इन्फेक्शन है, अस्थमा हो गया है, ऑक्सीजन इनटेक ही नहीं हो रही, तो दिमाग के पास जाएगी कैसे?
सुचारू रूप से आप कार्य नहीं कर पाएंगे, फिर तनाव होगा या एनजाइटी बनेगी। तो मुकेश जी, एक बार आप अपना नंबर मुझे चैट बॉक्स में डालें, कुछ जो जी औषधियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और ये जो औषधियां आप निरंतर ले रहे हैं इसका कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन से मुझे लग रहा है, तो एलर्जिक टेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि क्या आपको पोलन ग्रेन से, हवा से, पूरा हम एक बार आपसे बात करेंगे एकांत में, कि कई बार बात जी से निकल के आता है कि आपके एरिया में पोल्यूशन है, उसकी वजह से हो सकता है, तो पोल्यूशन से दूर भी नहीं रहा जा सकता, तो उस अवस्था में हम कहते हैं कि नासा में हम घी डालें कि लेयरिंग बन जाए, जी जब औषधीय तेल, षडबिंदु तेल, ऐसा हम प्रयोग। सर, मैं अब ना पिछले 10 दिन से मॉर्निंग में षडबिंदु तेल और रात को देसी गाय का घी मैं डाल रहा हूँ सर, दोनों नाकों लाभ में। लगा उससे? सर लाभ क्या, वो गोली का ऐसा हो गया, जैसे ही शाम को, जैसे 8 बजे मैं दवाई लेता हूँ, हाँ तो जी। शाम होते होते ना दिमाग वही चला जाता है कि भी मेरे एयरवेज ब्लॉक होते आ गए और दवाई लेनी पड़ी, नहीं तो सांस नहीं आएगा। तो अफेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है सर। बॉडी की कई बार सर अडेप्टेशन भी हो जाती है कि स्टीरॉइड लंबे समय से हम ले रहे हैं, जी तो एकदम से हम कुछ थेरेपी मात्र से प्रयोग करने से ना रिजल्ट पाए, लेकिन उसके लिए हम कुछ विशेष औषधियां रहती हैं। एक सिरप आता है ब्रोंको सिरप, ये होम्योपैथिक सिरप है, बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है चेस्ट कंजेशन में। किसी को भी खांसी है, मैं सर्वप्रथम तो ये सिरप रिकमेंड करूंगा। दूसरी एवज में जो बच्चों के लिए सिरप, बुजुर्ग है, बड़ा है, वो शीतोपलादी, ताली शादी, आपको भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ तेल आदि से रिजल्ट आए, कुछ चूर्ण आदि, शीतोपलादी, ताली शादी, अभ्रक भस्म, शंख भस्म, इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, यवक्षार भी इसमें डाला जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन तैयार करके आपको निर्धारित आपकी अवस्था के अनुसार बताएंगे। वो आप 15 दिन लीजिए, फिर मुझे इसी वेबिनार के माध्यम से स्वयं बता सकते हैं, या ऑन कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं, फिर आप बताइएगा कि कुछ रिजल्ट आया या नहीं आया। ठीक है सर। तो सर इसके लिए टेस्ट, कोई टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट, टेस्ट करवाऊं मैं एलर्जी का कोई, आप बताएंगे तो मैं। फूड एलर्जी टेस्ट मैं सभी को कहता हूं कि लंबे समय से जो बीमार हो रहे हैं, फूड एलर्जी, पूरा उसमें एलर्जिक टेस्ट करा लें, उसमें 50+ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, पोलन ग्रेन, एनिमल डस्ट या अन्य चीजें, वो सारी आ जाती हैं जी 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 कि विशेष किसी ठीक है चीज सर, की मैं टेस्ट। हाँ एलर्जी तो जी नहीं है आपको। जी। बस सर एलर्जी तो क्या, बस अब यही समस्या नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली का, ऐसी जगह है यहाँ पे पोल्यूशन पूरी दिल्ली में पीक पे है यहाँ पे, तो तो शायद मुझे लग रहा देखो, है कि उसके उसकी लिए जैसे भी तो हो सकता है। घर में कुछ ना कुछ ऐसे यंत्र, एयर प्यूरिफायर आदि का आज के समय तो इक्विपमेंट अवेलेबल रहता है, तो वो भी आप प्रयोग कर जी सकते हैं। हम्म। देखो, कहीं तो बचना तो पड़ेगा। और एक बात बताता हूँ, जल पिए बिना व्यक्ति 10-15 दिन जी सकता है, भोजन खाए बिना महीना तक जी सकता है, श्वास सर क्षण मात्र ना आए तो व्यक्ति के प्राण चले जाएंगे। तो श्वास जी पे तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, चाहे तो स्थान परिवर्तन की विषय सोचें, या कुछ ना कुछ इसके विषय में कि घर में पेड़ पौधे नजदीक लगाए, या फिर एयर प्योरीफायर एक मशीन आती है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं घर में, कि रात्रि में तो शांति से आप सो पाए। सर ठीक है, ठीक है। जी जी, ठीक है, नेक्स्ट कॉलर ले लिए, सुरेंद्र जी। यस सर। हेलो। जी सुरेंद्र जी, बताएं। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज सुन पा रहे, कहाँ से बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी? सर मैं कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताएं, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा ये था, आज मेरे क्या 2023 में मेरे लंग्स में पानी भरा था, राइट 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 लंग्स में। हाँ जी। तो उस टाइम पे क्या मेरा टीबी हो गया था, वो ठीक है। पानी भी निकाल लिया था। फिर उसके बाद मेरे अभी क्या बीच बीच में खांसी जुकाम हो जाता है, और होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और मेरे तब से मेरे राइट साइड में मेरे ना जैसे मैं गहरी सांस लेता हूँ ना, तो मेरे जैसे ऐसा लगता है कि फेफड़ा सिकुड़ा हुआ हो जैसे, तो मतलब फूल नहीं पाता, तो मेरे दर्द होता है यहाँ पे राइट में। राइट में। एक तो हाँ, और आपकी मैं अभी स्टोन, अभी मैं दिसंबर में बीमार हुआ था, मैं दिसंबर में तो थोड़ा ज्यादा बीमार हो गया था, तो फिर मेरे अपर साइड में, अपर लोब और लोअर लोब दोनों साइड में दर्द होने लग गया था मेरे। चेस्ट तो मैंने एक्सरे फिर हुआ, कोई सीटी उसमें स्कैन व्हाइट करवाया पैचेस मैंने। तो नहीं शो हो रहे हैं आपको? जी मैंने सीटी स्कैन करवाया था सर मैंने। तो एक बार सीटी स्कैन की जांच की रिपोर्ट मुझे फिल्म भिजवाएं। तो उसमें उसमें लिखा हुआ है सर कि आपके अपर और फिल्म मिडिल लोब भिजवाएं में। मुझे, फिल्म भिजवाएं एक बार चेस्ट की। ओके ओके सर। और दूसरा, सीआरपी प्रोटीन तो नहीं बढ़ता साथ में?
नहीं, मैंने सीआरपी का मैंने टेस्ट भी करवा रखा है, वो मेरा जी 4.28 आ रहा है। ठीक है। और उसके अलावा मैंने आईजीई टेस्ट होता है ये, शायद ये एलर्जी का होता होगा। एंटी एलर्जी होता है। हाँ, तो मेरे ये 289 आ रहा था। ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं आपको? अभी मेरे गले में तो खराश रहती है। गले में खराश रहती है सिर्फ? हाँ, वो परमानेंट रहती है। और नाक भी मेरे ना जैसे सूखते हैं, बार बार सूख जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे नाक में बलगम जमा रहता है बार बार वो। श्वास लेने में, फेफड़े में कोई दिक्कत, बलगम तो नहीं आता? बाकी ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभी खांसी आती है तो खांसी के साथ बलगम आ जाती है, ज्यादा बलगम नहीं आती। बस मेरे तो नाक जमे रहते हैं, मतलब नाकों में मतलब वो म्यूकस जमा रहता है नाकों में। नाकों में म्यूकस जमा रहता है? हाँ, और इसके अलावा मेरे ना ये जो दर्द हुआ था अपर और लोअर साइड में, वो अपर और आपको लोअर, तो वो दर्द मेरे ऑटोमेटिक ठीक हो रिपीट गया तो नहीं वो। होता है? हाँ सर। रिपीट तो नहीं होता है दर्द? नहीं नहीं। तो एक बार उसकी भी जांचें देख लेंगे। बाकी जो आपका नाक का शुष्क होना, कई बार हाँ वो हाँ। वातावरण के कारण भी हो सकता है, कई बार हम जल का हम्म। कम सेवन कर रहे हो उसके कारण भी हो सकता है। तो एक बार ये भी निर्धारित करें। और दूसरा अभी मैं इसके लिए हाँ जी। हम्म अभी मैं क्या स्प्रे ले रहा हूँ, नाक का जो नोजल स्प्रे आता है वो डालता हूँ मैं स्प्रे नाक कौन में। सा ले रहे हैं? वो स्टीरोइड का तो नहीं ले रहे हैं? स्टेरॉइड नहीं है सर, ये सोडियम क्लोराइड वाला है। अच्छा, नॉर्मल हाँ सलाइन ले रहे हैं? हाँ, सोडियम क्लोराइड नेजल स्प्रे। ठीक है। इसको लगाने से फिर खुल जाता है नाक? आज का थोड़ा मतलब रिलीफ मिलता है थोड़ा। देखो, रात्रि में नाक को हल्का एक तो गर्म करो ऐसे, हाथ हम्म। पे या हाथ लगा के। और ओके। नासा के अंदर रात को गाय के देसी घी की 3 बूंद इस नाक में, 3 बूंद इस नाक में। ओके सर। खुश्की जल से ठीक नहीं होगी। अब वो सेलाइन है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? हम्म। नमक का पानी तो है। अच्छा, बिल्कुल। वो क्या करेगा? नमक का पानी खुश्की लाता है। एक समय तो ब्लॉकेज खोलेगा, निरंतर प्रयोग करने का नहीं है। गाय का देसी घी सबसे उत्तम औषधि है। हम्म। खुश्की आती है तो हम क्रीम लगाते हैं ना सर्दी में, बिल्कुल। तो फिर यहाँ भी क्रीम लगाओ, इसके लिए गाय का देसी घी लगाओ। ये क्यों लगा रहे हो? ये ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो ल्यूब्रिकेशन देंगे जब हम, तभी तो खुश्की समाप्त होगी। अच्छा, सही बात है सर। और ये आप 1 हफ्ता प्रयोग करके देखो, 1 हफ्ता के दूसरे दिन तीसरे दिन गुनगुना कर लेना है थोड़ा घी को भी। और सर जैसे मेरे गले में जो खराश आती है, खराश भी मेरे मतलब जाती नहीं है, मतलब इसके लिए एक मैंने बार बहुत दवाएं। टेस्टिंग आपकी रिपोर्ट्स में चेक कर लूंगा खराश के विषय में, तब मैं बात करूंगा। और दूसरा, कई बार खराश व्यक्ति के एसिड रिफ्लक्स से भी आती है। हम चेस्ट हम्म। कंजेशन उसको कोरिलेट करते रहते हैं, लेकिन उसका पाचन वीक है जी, उसको तेजाब बन रहा है, मेरे गैस की मेरी दिक्कत है सर, गैस भी बहुत ज्यादा बनती रहती है मेरे। गैस बन रही है, एसिड का रिफ्लक्स भी है। तो उसके कारण से हमारे गले में हाइपर एसिडिटी के कारण से, रीगर्गिटेशन के कारण से यहाँ अब तेजाब गिरेगा तो क्या होगा? जलसा जाता है हम्म। ना। तो वो हम्म। इरिटेशन बनी रहती है, खसखस ऐसे रहेगी। ना तो खांसी रहती है वो, ना कोई वो अच्छा। हाँ, कांची भी इतनी नहीं, हाँ कांची भी नहीं आती इतनी। जी जी जी। तो पित्त शामक औषधि, कुछ दिन सौंफ को उबाल के पीकर देखो आप। क्या चीज सर? सौंफ को, सौंफ। सौंफ, हाँ जी। ओके सर। और अपना एक बार जो रिपोर्ट्स हैं हमारे नंबर्स पे शेयर कर दीजिए। और आपका जिन किसी का भी मैं कॉल नहीं ले पा रहा हूँ, डायरेक्ट आप अपना नंबर हमें चैट बॉक्स में शेयर करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट भी करेगी। और तो सर मुझे सौंफ बोले सर, सौंठ बोला आपने? सौंफ, सौंफ सौंफ है ना? जो भोजन के बाद खाते हैं ना। हाँ हाँ, सौंफ समझ गया, मीठी वाली। हाँ हाँ, मीठे वाली नहीं हम्म। लेनी है, सादी सौंफ लेनी हाँ, है। सादा। मीठा चढ़ गया तो जहर। मीठा तो बिल्कुल। अगर कोई बांस का मुरब्बा भी मैं फेफड़े के रोगी को बताता हूँ, तो उस मीठे को साफ करके लेना है, गुनगुने पानी हम्म। में धोकर लेना है, बिल्कुल। डायरेक्ट नहीं लेना है ऐसे। क्योंकि और सर बाहर आपने एक का बताया था इतना मेरे को, हानिकारक सफेद होता के है। पत्ते, सफेद के हाँ जी पत्ते जो बताया था आपने। जी जी जी। तो आप बोल रहे थे कि जैसे अपने ये जो चेस्ट में जो इंजेक्शन वाला हो जाता है, जब मतलब लस्सी घुट जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट होता है, मतलब वो सफेद क्या वाले, वो हो ले जाता सकता हूँ है? क्या मैं? मतलब सफेद के पत्ते ले सकता हूँ क्या मैं? हाँ ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। हम्म। आपके लिए एसिड के लिए सौंफ, पुदीना, धनिया ये भी आप प्रयोग करें। और सफेदे का पत्ता जब लेना है जब चेस्ट कंजेशन है। आप कोई निम्बुलाइजर तो नहीं लेते ना? नहीं सर। तो
चेस्ट का, एक बात मैं सभी को कहता हूं, कई बार माइंड मैपिंग से बीमारी बन जाती है। बीमारी थी कुछ, एलर्जी थी कुछ, वो लगा दिया पंप पे कि इंस्टेंट चमत्कार के लिए, डायग्नोज प्रॉपर हुआ नहीं और फिर बॉडी बन गई अभ्यस्त। रिपीटली स्टीरॉइड खाओगे तो बॉडी अडेप्टिव हो जाएगी। अब वो बिल्कुल। जो रोग हम कुछ तेल मात्र, चूर्ण मात्र के प्रयोग करने से ठीक कर देते, वो लंबे स्टीरॉइड सेवन के बाद में हमें भी टेपर डाउन करना पड़ता है, एकदम से चमत्कार नहीं हो सकता। शरीर पे भी ऐसा दुष्प्रभाव होता है, ये स्टीरॉइड जकड़ लेता है, आदत हो जाती है, शराब की तरह मांगता है स्टीरॉइड को शरीर। तो उसको ठीक करने के लिए पहले फिर पंचकर्मा हमें करवाना पड़ता है। पंचकर्मा से शरीर का शुद्धिकरण हो, कि वो स्टीरॉइड जितना लिया है उसका सफाई हो, क्लिनजिंग हो। तत्पश्चात जाके फिर कुछ हम औषधियां बना कर देते हैं। सामान्य जो मैं सभी को मैं बताता हूँ, शीतोपलादी का प्रयोग श्वास रोगों में सबसे उत्तम माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में रोग प्रारंभ हो रहा है, बशर्ते आपका शीतोपलादी उचित गुणी जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना है। मैं किसी कंपनी विशेष का तो प्रचार नहीं करता, आप स्वयं भी घर पे निर्माण कर सकते हैं, शीतोपलादी का चूर्ण स्वयं भी बना सकते हैं। इसका इंग्रेडिएंट देखिए और अच्छी क्वालिटी का आप चयन करके उसको पीस के शहद के साथ मिलाकर खाना है। सभी बच्चों को कफिंग का इफेक्ट है, बच्चों को कोई भी कफ सिरप ना दे। कफ सिरप में होता क्या, केमिकली होता है जो कि लीवर पर दुष्प्रभाव देता है। पंजाब आदि प्रांत में तो इसका कफ सिरप का लोग नशा करते हैं। अब देखो, जो व्यक्ति नशा करने के लिए जितना जिस चीज का प्रयोग कर रहा है, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक नहीं होगा। नेक्स्ट कॉलर किरण जी, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो। जी हाँ किरण जी जी सर, बताएं। हाँ जी। जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ सर। हाँ जी, क्या प्रश्न है जी आपका। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी मुझे लास्ट 1 ईयर से जो है, जिससे मुझे खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा। मतलब इतनी खांसी होती है कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और वो कंटिन्यू जैसे 3-4 दिन तक खांसी रहती है। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया एलोपैथिक। तो मेरा जो है टेस्ट भी हुआ था उसका, जो सांस के लिए होता है। तो उसमें मुझे एक डॉक्टर ने तो कहा था कि अस्थमा उसमें डिटेक्ट हुआ है, बट एक ने कहा था कि बहुत लो है। ठीक है, हेलो किस टेस्ट में डिटेक्ट हुआ है आपका ये। सर, वो जो सांस के लिए टेस्ट होता है ना, पंप के थ्रू, वो अच्छा, लंग्स हार्ट चेक टेस्ट करते आपका हैं। हुआ है तो उसमें बहुत कम आया है। हाँ जी, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसमें मतलब बहुत माइनर है मुझे अस्थमा, और मतलब एक मतलब किसी और डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा था कि अस्थमा मुझे है प्रॉपर। तो मुझे अभी जैसे कि अभी बीच में मुझे अभी 1 हफ्ता पहले मुझे बहुत ज्यादा फिर से जैसे अस्थमिक अटैक बोला था डॉक्टर ने, क्या हुआ था। तो होता मुझे है अस्थमिक कंटिन्यू, अटैक में, दिक्कत क्या आती है आपको ये बताओ। मुझे सर खांसी रहती है, और मुझे जो है वाइट कलर का जो है वो बलगम आता है, वो भी नाक से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और सांस तो खांसी नहीं, कंटिन्यू रहे। सांस तो नहीं रुकता। सांस सर खांसी होती है तभी रुकता है। सांस लेने में परेशानी होती है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सर बिल्कुल खांसते, खांसी की वजह से मुझे जिस टाइम खांसी होती है उसी टाइम मुझे सांस लेने में खांसी प्रॉब्लम क्यों होती, होती है, चला नहीं। अपने आप खांसी हो जाती है, कुछ हम खाते पीते हैं तब खांसी होती है, या सर फिर अब बाहर जैसे तो मैं वातावरण में जा। सर ठंडा पानी जैसे कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही नहीं पीती, क्योंकि मुझे जैसे नजला हो जाता था पहले, काफी टाइम से ही था मुझे ये चीज तो मुझे काफी टाइम से थी कि मैं ठंडी चीजें खाती हूँ तो मुझे वो रिएक्ट करती थी, तो वो चीज मैं अवॉइड ही करती थी। बट उस टाइम पे मैंने जैसे ये मुझे आइडिया नहीं था कि जी, ये पानी वगैरह से एलर्जी होती है ऐसे, तो मैंने पानी कभी वगैरह ऐसा से भी एलर्जी ट्रीटमेंट नहीं होती है, लिया। और आपके ठंडी चीज, वातावरण से, वायु से भी एलर्जी होती है। जी जी। अभी तो सर जैसे मैं ठंडी चीजें पहले से ही नहीं लेती थी, तो मैं अभी भी नहीं लेती हूँ ठंडी चीजें तो। बट अभी मुझे 1 साल से तो ये खांसी की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, देखो अभी दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली का वातावरण वैसे ही प्रदूषित रहता है। पहले तो अपने फेफड़ों को बचाओ, वातावरण में शुद्धिकरण के लिए कुछ ना कुछ आप एयर प्योरीफायर आदि का प्रयोग करें घर के अंदर। और दूसरा, जी कोई भी केमिकल घर में, जो आपने नजले की हिस्ट्री बताई, नजले की जी हिस्ट्री में मैंने पहले जैसे सभी को बताया कि एलर्जी राइनाइटिस में अस्थमैटिक ट्रिगर होते हैं, और भविष्य में जब रोग बड़ा हो जाता है, अब पहले किसी को फुंसी है, फुंसी हमने ठीक नहीं की थी, वो हमें फोड़ा बन गया। अब वैसे ही पहले आपको एलर्जी राइनाइटिस थी, नजला था या प्रतिशाय था, वो हम पूर्ण रूप से ठीक वर्क नहीं कर पाए।
और हमें अभी अस्थमेटिक प्री अस्थमेटिक अटैक्स आ रहे हैं। तो इस जी दौरान पहले तो उस एलर्जन को फाइंड आउट करो कि आपको नासा रंध्रों से कि कोई परफ्यूम आदि से तो नहीं हो रहा है, किसी सनलाइट से तो नहीं हो रहा है। वो टेस्टिंग प्रॉपर सर डायग्नोस्टिक वे से भी हमें करनी चाहिए। और दूसरा, फेफड़ों की ताकत पे हमें काम करना है। फेफड़ों की ताकत के लिए एक तो हमें कपालभाति अवश्य करना है, मात्र 5 मिनट, ज्यादा नहीं करना, मात्र पांच कपाल मिनट और बिल्कुल सरलता से करना है। अनुलोम विलोम जी प्राणायाम करना है, जो कि फेफड़ों को पहले खोलने की हमें आदत तो लगे। भविष्य में जाके उसको हम टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट देखें। 5 मिनट करने के बाद अगर आप सह पा रहे हैं, आपको कोई अस्थमेटिक या एलर्जिक रिएक्शन या खांसी या कफिंग नहीं आ रही, तो उत्तम है, तो उसको हम निरंतर करेंगे। अगर आप किसी को भी अस्थमेटिक अटैक आता है और 5 मिनट कपाल भाती के बाद कफिंग आ रही है या खांसी आ रही है, तो वो ना करें, वो रुक जाए। जिसको नहीं आ रही है वो करते रहे 5 मिनट, आज 5 मिनट, कल फिर 5 मिनट, फिर ऐसे रिपीट। और जिनको आ रही है उनको हम, प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा हूँ, लंबे स्टीरोइड ना खाएं, उनको हम कुछ चेस्ट लेप देते हैं, जो छाती पे लेप लगाए जाते हैं कि इंटरनल इन्फ्लामेशन या कोई भी आपका सेलुलर एल्वियोलियर लेवल पे इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक किया जा सकता है। और आप सर अपने आहार में कोई भी ऐसा एलर्जिक फूड ना लें। कई व्यक्तियों को तेल के प्रयोग करने से भी इश्यू होता है। तेल के प्रयोग करने से उनको ऑयली रिफ्लेक्स बनता है विद एसिड, और उसके बाद में उनको ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आंखें लालिमा, आंखों से पानी, नाक से पानी, कई व्यक्तियों को होता है। अगर किरण जी आपको, सर मुझे ना एक चीज और हो गई थी, जैसे कि अभी लास्ट 6 मंथ से जैसे बॉडी में रेड रेड रैशेज, जैसे पित्त निकलती है ऐसे रैशेज हो रहे थे और उनमें ईचिंग हो रही थी। ये क्या अस्थमा की वजह से ये होता है? दवाई मुझे बहुत औषधि सारे आपने प्रयोग की थी? दवाई सर एलोपैथिक ही ली थी, क्योंकि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो मैंने एलोपैथी की ट्राई किया, फिर वो भी देखो, ये जो अस्थमा जो की मेरा वजह से तो नहीं होगा। अस्थमा की औषधियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि हम कोई हैवी स्टीरॉइड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से, अगर हम कोई गोली, उष्ण गोली चल रही, तो उसकी वजह से पस्ट्यूल्स निकलना या फोड़ा फुंसी हो जाना या पेशाब में जलन होना, फैटी लिवर हो जाना, लंबे समय से ले रहे हैं तो कोई और बड़ा रोग बन जाना, ऐसा हो सकता है। सर उसकी बट जांच ये आपको दिक्कत तो करनी है, मुझे, तो उसको उसको आप गूगल सर्च कर लें कि इसके साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो वो मैंने जो है स्किन डॉक्टर को भी दिखाया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये फूड से भी हो सकता है, जैसे दूध की चीजें से, तो वो मैंने बंद की हुई है, बट उसको बंद करने के बाद भी मुझे रेगुलर हो रहे थे। और मैंने एलर्जिक दवाई भी मेरी चली थी कि ये एलर्जी की दवाई है, उसकी वजह से ठीक हो जाएगा, वो दवाई खाते हुए भी मुझे जो है वो बंद नहीं हो रहे थे। जैसे अब मुझे थोड़ा जो है आराम है, अब नहीं हो रहे, लेकिन मुझे दवाई खाते खाते भी वो चीज हो रही थी। कोई भी अगर उष्ण गर्म दवाई हम खाते हैं, पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, और पित्त बढ़ने के कारण कहीं भी फोड़ा फुंसी यकने हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकता है, और रात्रि की निंद्रा जाके रात्रि में पसीने आना और हमें बेचैनी हो जाना, एंजाइटी होना, ऐसा हो सकता है श्वास रोगी के साथ, अगर वो कोई हैवी मेडिकेशन ले रहा है और साथ में उसको चेस्ट कंजेशन भी होता है। तो एक तो डेयरी प्रोडक्ट सभी रोगियों का मैं बंद करता हूं जिसको भी श्वास का रोग है। और दूसरा, आप फलों में भी केला, आम, पपीता, चीकू, जो मसाले से पका हुआ है, कार्बाइड राइपेंड फ्रूट है, वो बिल्कुल नहीं खाना। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति फल खाते ही है, और फलों के साथ में आज के समय विषाक्तता इतनी बढ़ गई है। केला, आम, पपीता, चीकू कच्चा आता है और उसमें कार्बाइड मसाला लगाकर, वो एक प्रकार की गैस है, वो 10 दिन में जो पकना है उसको 2 घंटे में पका दिया। अब जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो मिलीग्राम में भी अगर वो गैस हमारे अंदर जाती है, तो कहीं श्वास का रोग देगी, या कहीं हमें लीवर आदि का रोग देगी, या अल्सर्स बना देगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना। सामान्य व्यक्ति फिर झेलता क्या रहता है, खाना लेकिन चाहिए? कच्चा लेके आओ, वैसे कच्चे तो की सब्जी बना के खाओ। केरला में खाते पपीता बड़ा अच्छा रहता है, केला बड़ा अच्छा रहता है। कोई और फ्रूट वगैरह, कोई सब्जी, जैसे सबके सब दूध की चीजें भी बंद है तो? सभी चीजें आप खा सकते हैं, कोई ऐसा विशेष इफेक्ट नहीं। कई व्यक्तियों को श्वास रोगों में केला सूट नहीं करता है, और वो सूट इसलिए नहीं करता है, वो कार्बाइड राइपेंड होता है। अगर पेड़ का पका कोई फल खा रहे हो, अगर वो ऐसे नहीं खाया जा रहा है, तो हम शहद के साथ केले को बता सकते हैं कि शहद अनुपान ऐसा ले ले कि उसकी तासीर बदल जाती है। वो लेने से आपको उष्ण या चेस्ट कंजेशन ऐसा कुछ नहीं होगा।
अच्छा, और सर जैसे खट्टी चीजें इसमें नहीं खाई जाती, खट्टी चीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि जैसे अचार वगैरह हो गया, या खट्टा कोई फल हो गया, ये सारी चीजें, दही हो गया। मैडम कोई भी इन्फेक्शन है, खट्टी चीजें, दही, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स तो कफ कारक होते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। किसी को चोट लगी हो, किसी को इन्फ्लामेशन हो, तो दही, लस्सी, ये बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ाने वाली चीजें हम नहीं देते हैं, कि वो चीजों को, कफ को बढ़ाएगी, पस को बनाएगी, इस टाइप की चीजें। तो इन चीजों का भी परहेज किया जाता है। और दूसरा, जो जल की मैंने बात की, व्यक्ति श्वास रोगी वाला पानी को भी बदल दे, जो मैंने बताया कि आप सौंफ, अजवाइन, धनिया, पुदीना, जीरा, अदरक और एक छोटी सी हल्दी की गांठ और अदरक की गांठ सुबह चबाएं, ये भी बहुत लाभकारी साबित होती है। अदरक आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और हल्दी एक प्रकार से एंटीबायोटिक का काम करती है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। और साथ में एक विशेष डाइट हम सभी को रिकमेंड करते हैं, बीआईपी डाइट, जिसके माध्यम से जिसको प्रयोग करके आप अपने शरीर में जितने भी समस्त टॉक्सिन्स बने हुए हैं उनको रिलीज करें। अब गेहूं बंद करने का कारण क्या है? गेहूं इजी टू डाइजेस्ट है, एकदम से पचता है और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को शूट करता है। चीनी बढ़ी तो रोग बढ़ा, वो अस्थमेटिक के लिए भी बुरा है। तो हम उसके एवज में आपको मोटा अनाज, तासीर में मोटा अनाज थोड़ा सा उष्ण माना जाता है, कांगनी, सावा, कोदो, जवार, बाजरा, ये खिलाते हैं। अब लोग कहते हैं जी इसकी रोटी चपाती नहीं, चपाती मत बनाओ, बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं जो आप इनकी बना सकते हो, पुलाव आप बना सकते हो, और यूट्यूब आदि पे तो इतने इनके नुस्खे लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे बना के आप प्रयोग करें। तो ये गेहूं बंद करना है। श्वास रोगों से अगर आप बचना चाहते हो घरेलू प्रयोग करके, तो डीआईपी डाइट आप प्रयोग करें, गेहूं का परहेज करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का परहेज करें। ये परहेज आपके स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल लाभकारी साबित हो। और लंबे समय से जो स्टीरोइड का सेवन कर रहा है या कोई अन्य नेबुलाइजर स्टीरोइड का प्रयोग कर रहा है, तो उनको पंचकर्मा करवाना चाहिए। पंचकर्मा में सबसे उत्तम जो रहता है कफ के लिए, वो वमन रहता है। और जो आप कहते हो नेजल कंजेशन है, नेजल पोलिप है, कुछ भी, उसके लिए हम धूम नश्य एक प्रोसेस रहता है, वो बहुत उत्तम रहता है। धूम नशे मेडिकेटेड स्मोक होता है, जो कि आपके कफ का जो आवरण, या साइनोसाइटिस जिसको आप कहते हैं, हम तो कफ का आवरण ही उसे कहते हैं, उसको पूर्ण निष्कासित करके, साइनोसाइटिस के तो बहुत लंबे पुराने पेशेंट आपके मात्र 3 से 4 सीटिंग में इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो किरण जी, एक तो बार आप मैं, अपना नंबर हमें चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ये हाँ पूर्ण हम जी, मैं आपको सर डाइट आपको चार्ट। अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी मैं हाँ, आपको शेयर करूंगी। आप एक बार रिपोर्ट आप देखिएगा, मैं मेडिसिन जो भी ले रही हूँ। और सर एक चीज और है, मुझे थायराइड प्रॉब्लम भी है, तो मेरी अभी जैसे उसकी भी तो दवाई कोई चल बात नहीं, रही थी। थायराइड की भी आप एक बार जांचें भिजवा दीजिएगा। जी उसके जी। लिए बता देता हूं, सहजन, मोरिंगा ओलिफेरा, आयुर्वेद के अंदर एक गोली आती है शोभांजनादि गूगल, वो सहजन से ही बनती है, मोरिंगा से बनती है। अब सहजन का अच्छा, आप प्रयोग कर सकते हैं, सहजन को आप पूरे वर्ष खाओ, कोई दिक्कत नहीं। ड्रम स्टिक का अचार बना के खाओ, ड्रम स्टिक का आप उबाल के खाओ, ड्रम स्टिक को वैसे मोरिंगा का पाउडर करके खाओ। और सबसे उत्तम जो रहता है, ड्रम स्टिक का पाउडर आता है, उसको गुनगुने पानी में लेकर उसको घोल के आधा चम्मच वो लीजिए पूरा दिन में एक। सर ये थायराइड के लिए बता रहे हैं आप? थायराइड के लिए है ये। और श्वास और ये रोग कैसे? को ये नुकसान नहीं करेगा, ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर। नहीं सर, ये कब लेना है? खाली पेट, मॉर्निंग में? ये मॉर्निंग में लीजिए, मल त्याग करने के बाद। अच्छा, खाली पेट लेना मतलब? हाँ जी, हाँ जी, पानी पी सकते हैं इससे पहले, कोई ऐसा ऐसी बात नहीं। आप एक बार अच्छा। नंबर हमें शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में हाँ हमारे। जी सर, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है आपको। जी जी जी। आप, मैं रिपोर्ट्स वगैरह भी आपको शेयर कर दूंगी अपनी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ताकि आप मुझे बता पाए कि एग्जैक्टली जो है प्रॉब्लम क्या है। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि मैंने अभी ये नाम सुना है, ये अस्थमा में एक ब्रोंकाइटिस करके भी अस्थमा होता है, उसमें हाँ क्या जी, हाँ होता जी, है? हाँ ये जी, हाँ ज्यादा जी। खतरनाक होता है कि क्या? देखो, कोई भी रोग को मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि वो रोग आपके माइंड मैपिंग ऐसा कर दे। अब मैं एक शब्द सभी को कहता हूँ, रोग को जपोगे तो रोग मिलेगा, राम को जपोगे राम मिलेगा। लंबी लंबी बीमारियों के नाम ले आओ, ठीक होंगे ही नहीं। अब लोग कह रहे थे कैंसर हो गया, नाम से व्यक्ति मर जाते हैं।
तो बिल्कुल बड़े सर। नाम नहीं देने हैं, मैं सिर्फ कहता हूँ वातज पित्तज कफज, श्वास रोग है आपको कफज हो गया, साथ में पेन है तो वात कफज हो गया, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। कुछ रोग जो आप कहते हो कति बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मुझे हम कहते हैं याप्य है जी। याप्य वो रोग होते हैं जिनको साथ में कुछ औषधियां देनी पड़ती है, औषधियों के साथ चलेगा। एक रोग होता है सुख साध्य है, आसानी से कुछ परहेज किया वो ठीक हो गया। एक होता है कृत साध्य है, कि कुछ कष्ट परहेज भी किया, औषधियां भी की और वो ठीक हो गया। एक होता है याप्य, याप्य का मतलब है कि दवाइयां खानी पड़ेगी चलने के लिए, तो वो प्रकार का रोग हो सकता है। तो सर वैसे अस्थमा की जो ये बीमारी है ये परमानेंट ठीक हो सकती है अगर जैसे मैडम थोड़ा रोगी की उसका इलाज। अवस्था पर डिपेंड करता है, कोई भी रोग ठीक हो सकता है, पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, जी। लेकिन रोगी किस स्थान पे रह रहा है, क्या क्या वो खा रहा है, क्या क्या औषधियां उसने किस समय तक ली हो। जी जी ठीक है सर, मैं हाँ थैंक जी यू, हाँ मैं जी। आपको अपनी डिटेल्स जो है शेयर करूंगी। ठीक है। ठीक है, आप प्लीज मुझे जी 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 बताइए। जी। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, विनोद, विनोद ककटे जी। राकेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं राकेश जी? मैं रांची झारखंड से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न ये है कि मुझे जो है सांस लेने की परेशानी होने लगती है, वो रेगुलर नहीं होती सर। मैं मोंटी लुकास्ट खा, पहले तो एक गोली खाता था, लेकिन 1/4 खाता हूँ तो 48 से 60 घंटे रिलीफ कर रखता है वो। जब सांस का समस्या आता है उस समय जो है मुझे लगता है कि पेट फूलने लगा, फिर दूसरे चीज की कब लगता है कि पेट फूलने लगा उस टाइप से। पेट फूलने लगा सांस लेने से पहले? मैंने जब सांस की परेशानी होने लगती है ना तो पेट टाइट होने लगता है, धीरे धीरे लगता है गैस भर रहा है पेट में बहुत सारा। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर कुछ नहीं है। मैं देखो कई बार क्या होता है, जब श्वास रोग होता है तो श्वास, फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम होता है। अब जी डायफ्राम जी पर जी। कई बार फेफड़े प्रेशर लगा सकते हैं, या कोई श्वसन तंत्र में पूर्ण में कोई इन्फ्लामेशन है तो डायफ्राम में कोई इशू हो सकता है, तो उसके कारण आपके एब्डोमेन पर प्रेशर हो तब भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। या फिर आपको कोई गैस्ट्रिक इशू है, गैस ट्रबल है, वो आपको फील होता है। तो एक बार ये बताएं कि आपको कोई कब्ज तो नहीं रहती है? नहीं सर कब्ज नहीं रहती है सर। श्वास का रोग परिवार में हिस्ट्री में था किसी को? हाँ फादर को है ना। क्या है फादर को? फादर को ब्रोंकाइटिस एलर्जी है, अस्थमा है उनको फादर को। हेलो। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए आप। चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया हुआ है मैंने। ओके।
हेलो हेलो हेलो, रिक्वेस्ट करो दोबारा। हेलो सर। जी नमस्कार। किसी विद्युत अभाव के कारण ये अवरोध आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बिनोज हाँ कटके। सर, विनोद काकोटी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं क्या प्रश्न था आपका। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम है। हाँ जी एक्चुअली मेरा पिताजी एस्मेटिक पेशेंट था। वो एस्मेटिक पेशेंट के कारण से उसको डेथ हुआ था एस्मेटिक प्रॉब्लम से। जी। तो मैं अभी अभी मेरा 54 ईयर्स मैं ओल्ड मेरा मैं 54 ईयर्स ओल्ड हूँ अभी। हम्म। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब नवंबर महीना होता है ना, ठंडा शुरू होते ही मेरा नाक नाक में थोड़ा खुजली होता है। उसके बाद नाक से पानी निकलता है, छींक आता है और नाक बंद हो जाता है। उसके ठीक बाद है। उसका बाद क्या होता है, मतलब अ, मैं एलोपैथिक दवा लेता था, मल्टी एफेक्स बोल के। हम्म। उसका बाद जेरिया प्लस, एलेग्रा 180, एलमंतास। उस दवा लेने से 24 आवर्स ठीक रहता है। हम्म। और जब दिसंबर जनवरी फरवरी होता है, उसमें मेरा छाती में मतलब कफ जमा होता है थोड़ा थोड़ा। कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम अभी मेरा बेटी का भी है। मेरा बेटी 10 साल की है और उसका 360 डेज ही उसका मतलब नाक बंद रहती है। खाने में क्या और लेते अब हो। सर, भोजन में क्या रहता है। ओजर, हाँ, डाइट क्या रहती है आपकी। हम लोग तो सर, हम तो आसाम से है ना, हम लोग तो चावल खाते हैं ना सर। चावल रोटी। चावल। चावल हल्का होता है, जी। तो चावल के साथ कुछ ना और कुछ। सुबह हम लोग रोटी लेता हूँ। अच्छा, सुबह रोटी लेते हैं। जी सर। वहाँ जो आप प्रयोग कर रहे हैं तेल आदि का, या जो भी आप छोंक आदि लगाते हैं, तो वो पूर्ण शुद्ध रहता है। एक्चुअली सर, हम लोग जो जो सरसों का जो तेल होता है ना, वो पतंजलि से लेता हूँ, या तो इंजिन का जो हाँ ऑयल जी। होता है ना, या तो पतंजलि का मीठा सरसों का तेल, ये यूज करता हूँ हम लोग। ठीक है। कुछ टेस्ट की जांचें करवाई हैं आपने। छाती की जांचें हुई हैं। एक बार सर चेन्नई अपोलो में मैंने टेस्ट किया था। उसमें एक जी। मेरा सीटी स्कैन किया था नोज का। और उसमें रिपोर्ट था कि नोज मतलब नोज में इसमें लिखा है कि मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम है, डस्ट एलर्जी और कोल्ड एलर्जी। डस्ट एलर्जी और पोलन एलर्जी है। जी सर। तो नाक के अंदर आप घी डालेंगे तो उससे आपको बड़ा अच्छा लाभ लगेगा। और विशेष षडबिंदु तेल की मैं बात कर रहा हूँ। और एलोपैथी औषधि का ज्यादा सेवन मत करो। जितना स्प्रेस करते हो ना शरीर को कि जी सर। एलर्जी ना करे, शरीर उतना समझदार है कि भाई ये गलत दवाई खिला रहा है। कि मैं तो गलत चीज को समाप्त करने लगा था। पहले तो हम अडेप्टिव नहीं होते। बच्चों को हम धूल में मिट्टी में पहले अच्छे से बच्चा खेलता था। लेकिन हम आज के समय साफ सफाई, देखो साफ सफाई होनी चाहिए। मैं बैक्टीरिया गंदी जगह पे खेलने के लिए नहीं कहता। मिट्टी जी हर सर। प्रकार की कोई गंदी नहीं होती है। पेड़, फूल, खुशबू, ये सब चीजें नॉर्मल होती है। लेकिन जब हम इन चीजों से व्यस्त रहे ही नहीं, तो शरीर के पास जब ये आते हैं तो शरीर इनसे भी एलर्जी कर लेता है। कि छींके हाँ, आ रहे हैं कि ये जो खुशबू भी आई ना, इसको भी बाहर निकाल दें, क्या पता ये कोई जी जहर सर। तो नहीं है। और फिर हम गोली खाते हैं कि अपने शरीर की जो इम्यूनिटी की एक प्रक्रिया है उसको दबाने के लिए। और जी। दो कमजोरियां हो गई। चलो आपकी छींक तो ठीक हो गई, लेकिन इम्यूनिटी भी तो आपकी वीक होती है उससे। तो वो हाँ चीजें सर। भी हाँ। ज्यादा नहीं करनी है। एंटी एलर्जिक औषधियां लंबे समय तक लेने से आपको लिवर का विकार होना, या स्लीपीनेस हो जाना, नींद कम आना,
या फिर आपका मोटापा बढ़ जाना, ये भी हो सकता है। भोजन में जितना हो सके सर मिलेट्स का प्रयोग प्रारंभ करो। लंबे समय तक निरंतर चावल भी लेना स्वास्थ्य के लिए इतना लाभकारी नहीं है। मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। जी सर। और एलर्जी के लिए जो नस्यम होता है, तीक्ष्ण नस्यम और धूम्रपान नस्यम, ये आप प्रक्रिया करवाएं, इससे बहुत अच्छा लाभ लगेगा। और कुछ औषधियां होम्योपैथिक हैं जिनके ड्रॉप्स हम एंटी एलर्जिक के डाल के जल के अंदर लेते हैं ना, 1-2 महीने तक प्रयोग, अगर लंबे समय तक एलोपैथिक खा रहे हैं तो महीना लगेगा, नहीं तो 10 से 15 दिन में काफी अच्छा रिलीफ लग जाता है। ये गोलियां नहीं खानी पड़ती। हम क्या सिद्धांत पे वर्क करते हैं कि टेपर डाउन करो, कि कोई ऊंची चीज को, कुछ हैवी स्टीरॉइड ले रहे हो उसको स्लो डाउन करो, कम करो। कम स्लो डाउन करोगे तभी शरीर में हम आयुर्वेद को प्रयोग करवा पाएंगे। अब स्टीरॉइड आप इतने लेवल का ले रहे हो और हमें कह रहे हो कि नॉर्मल कुछ तेल मात्र से, चूर्ण मात्र से ठीक करते हैं। तो पहले पंचकर्मा से डिटॉक्स करके शरीर का शुद्धिकरण करना होगा, तत्पश्चात जाकर हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियां या कुछ आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी करवा के रिजल्ट दे सकते हैं। जी सर। जी तो सर, सभी में आप अपना एक बार नंबर हमें शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, हमारी टीम आपको अभी कांटेक्ट भी करेगी। सर एक बात पूछूं सर? हाँ जी एक्चुअली सर, मैं लास्ट ईयर जी इस साल में एलर्जी का दवा सिर्फ नवंबर में सिर्फ 5 दिन लिया था। उसके बाद वो गर्म पानी का जो स्ट्रीम है ना सर, क्या चीज? वो पानी उबाल के जो उसका स्ट्रीम जो लेता है ना, पूरा हाँ जी नाक मुंह ढक के जो सांस लेता है, गर्म पानी का जो स्ट्रीम का जो सांस है, जी वो लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ लगा। नाक, हाँ हाँ हाँ, तो स्टीम के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, सादे पानी में अगर कफ ज्यादा जमा हुआ है तो 2 चुटकी व्हाइट साल्ट, जो सफेद नमक है, वो डाल के उसकी भाप लो। अब ठीक है सर। गार्गल करते हो ना गरारे टॉन्सिलाइटिस में, वैसे ही हाँ अंदर हाँ। जो इन्फ्लेमेशन है, तो हम 2 चुटकी नमक डाल के उसकी भाप ले दें। भाप लेने के बाद आधा घंटा डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, कोई एसी की, कोई पंखे की, या नॉर्मल हवा भी ना लगे, नहीं तो जी उससे भी सर। कई बार एलर्जी बढ़ती है। जिसको चेस्ट कंजेशन होता है वो भीमसेनी कपूर का, पिपलामेंट सत्का और अजवाइन सत्का, इनका मिश्रण बना के, ये बिल्कुल विक्स, लिक्विड विक्स बन जाता है। इसका 5 ml 7 ml, 5 बूंदे 7 बूंदे, बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, वैसे हम निर्धारित कर लेते हैं डोज को। तीनों चीजें आप नोट करें, भीमसेनी कपूर, सत अजवाइन और सत पिपलामेंट। भीमसेन कपूर, सत अजवाइन और पिपलामेंट, ये तीनों चीजों को सम मात्रा में मिला लीजिए। ये एक बोतल में रखेंगे, लिक्विड बन जाएगा। 5 से 7-10 बूंदे डालोगे गर्म उबलते पानी में और भाप लेंगे। चेस्ट कंजेशन बिल्कुल दूर हो जाएगा, जो श्वास का अवरोध हो रहा है वो बिल्कुल इंस्टेंट आपको रिलीफ लगेगा। अगर आपके पास कोई पंप आदि नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये दवाई तो सभी को बना के रखनी, घरेलू चीज है। और कुछ ना भी मिले तो अगर सामान्य कपूर भी आपके पास, जो हवन यज्ञ में प्रयोग किया जाता है, वो भी श्वास को खोलने का काम करता है, चेस्ट कंजेशन को दूर करने का काम करता है। एक नुस्खा मैंने आज सबको बताया कि पानी सादा नहीं पीना। श्वास रोगी को आज सौंफ, कल अजवाइन, धनिया, पुदीना, जीरा, अदरक, क्योंकि कफ भी जल ही का प्रारूप है। जल को अगर हम शुद्धिकरण प्रयोग करेंगे तो वो भी हमारे बॉडी में डायरेक्ट हीट देने का, डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स करने का काम करता है। दवाइयां लेते हैं, दवाइयां ब्लड में जाती तब जाके कहीं पहुंचती है। अब फेफड़े के लिए इसलिए तो वो पंप दिया जाता है। इसीलिए हम जल का आपको जो प्रयोग है वो बता रहे हैं। जल सामान्य नहीं लेना है, जल के गुण बदल देने हैं। अब कोई वस्त्र पे भी मैल या मल लगता है तो आप पानी से साफ करते हो, अंदर भी ये कफ एक प्रकार से मल। अब इसको शुद्धिकरण करना, सफाई करना है, तो एक तो जल बदलना पड़ेगा और पोषण देना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी अपने फेफड़ों को। और जिनको भी अस्थमा है या लंबे समय से ब्रोंकाइटिस है, वो एक बार आयुर्वेदा में आके पंचकर्मा डिटॉक्स के अंतर्गत वमन कर्म जरूर करवाएं। जो फेफड़े 10 साल चलने, चलो प्रदूषण है आपका, उनको 15 साल चले, 20 साल चले, आयु का वर्धन हो जाता है अंगों का भी। जो बीड़ी सिगरेट पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं उनके भी फेफड़ों का वर्धन हो जाता है।
बांस का मुरब्बा हर्बल एक टॉनिक होता है। च्यवनप्राश आप पूरे वर्ष तक सेवन कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आती। जी सर। तो पानी के साथ चाट के लेना है। कोई दुग्ध आदि का सेवन सांस के रोगों में नहीं करना होता। कोई भी गेहूं का प्रयोग सांस के रोगों में नहीं करना होता। ये सभी प्रयोग आप करें। और दूसरा जो हमारा नंबर चैट बॉक्स में दिया जा रहा है, सभी जिनके हम प्रश्न आज नहीं ले पाए वो हमें चैट बॉक्स में अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और ये जो नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पे भी आप डायरेक्ट अपने कॉल्स कर सकते हैं। 7710371037 ये जो नंबर है, ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है। आप अपनी रिपोर्ट चैट बॉक्स में डालें या फिर व्हाट्सएप इस नंबर पे कर दीजिए। 1-2 मिनट का वॉइस नोट बना के डालें कि इतना पुराना रोग था, ये दवाइयां मैं ले रहा था, और कोई जांचें हैं तो जांचें, ज्यादा पुरानी जांचें नहीं, 1 महीना 2 महीना तक की जांच। अगर कोई जांच मंगवानी होगी तो हम मंगवा दें, बहुत सारी जांचें भेजकर वो देखी भी नहीं जाती, और जो कुछ जांच है वो भी कहीं अंतर्लिप्त हो जाती है। तो ये नंबर आप नोट कर ले, 7710371037। तो आज सर जी 77 1037 ये हमारे वीडियो पर भी शो हो रहा है, और चैट बॉक्स में भी आपके नंबर डाल दिया गया है। सर असम से आप लोग का नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ होगा? हम आपको रिपोर्ट डिटेल शेयर करवा देते हैं। आप अपना नंबर हमें शेयर करें, वहां की लोकेशन जो जो नियर आपके पड़ता है वो हम शेयर कराएंगे। वैसे क्लिनिक संबलपुर में उड़ीसा में है, असम के हम आपकी शेयर करवा देते हैं। क्योंकि सर मेरा बेटी अभी 10 साल की है, उसको भी सेम प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, आप नंबर शेयर करें, हमारी टीम आपको पूर्ण डिटेल शेयर कर देती है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी मच। धन्यवाद। तो आज का ये वेबिनार हम यहीं समाप्त कर देते हैं, और जिन जिन का हम कॉल्स नहीं ले पाए वो हमें डायरेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। 7710371037 इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।